हेलो गाइस, तो हम लोग देख रहे हैं अपना विज़न का टेस्ट। तो हम लोग ने 40 क्वेश्चन लगाए थे। टेस्ट नंबर 3 है ये। 40 क्वेश्चन लगाए थे, बाकी के 10 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, आपको जो भी आंसर्स लग रहा हो आप हमेशा खुद से ज़रूर आंसर दीजिए। भले ही गैस करिए, आपको 1% भी याद आ रहा हो, इससे आपकी गैसिंग पावर ही बढ़ेगी। ठीक है। और मतलब और इससे आपका स्टैटिक भी कवर होता है और करंट भी कवर होता है। और आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको टेस्ट लगाने ही चाहिए। तो ये आपके लिए हर तरीके से बेनिफिशियल है। तो देखते हैं अब आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन 41 है, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। एक, महादेव पहाड़ियाँ। दूसरा, सतमाला श्रेणी। तीसरी, कैमूर श्रेणी। चौथा, रामगढ़ श्रेणी। उपयुक्त पर्वतमालाओं का पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम क्या है? ए, मतलब इनका क्रम लगाना है। 2 3 1 4, 2 1 3 4, 3 2 4 1, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन 41 का आंसर हमारा बी है। देखिए, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अरावली, सतमाला, अजंता, महादेव, मैकाल, कैमूर, गडजात आदि कई महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां विद्यमान है। उनका सही क्रम क्या है? पहले सतमाला पहाड़ी आएगी, फिर महादेव आएगी, फिर कैमूर, फिर रामगढ़। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देख रहे हैं सतमाला हिल्स है। ठीक है। आप जब भी पढ़ते हैं तो क्रम से भी पढ़िए, बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने भी ट्रिक्स करके आपको मैप्स में काफ़ी पढ़ाया हुआ है इन सब के बारे में। तो पहले देखिए, सतमाला आ रही है जो हमें पूछी गई थी, फिर महादेव आ रही है, उसके बाद कैमूर हिल्स आ रही है, फिर रामगढ़ हिल आ रही है। तो अब इनका एक क्रम याद रखिए, उल्टा क्रम भी पूछ सकते हैं। बीच में भी देखिए, सतमाला के बाद अजंता रेंजेस है, ग्वालीगढ़ रेंज है, फिर मैकाल रेंज है, कैमूर हिल्स के नीचे। ठीक है। फिर रामगढ़ हिल्स के बाद गरजाट हिल्स है। तो इनका आप एक क्रम हमेशा ज़रूर याद रखिए। नीचे भी आप थोड़ी सी देख सकते हैं, अजंता हिल्स है, बालाघाट रेंज है, हरिश्चंद्र रेंज है, काफ़ी सारी आपको यहाँ पर रेंजेस दिख रही होंगी। तो इनका क्रम ज़रूर ध्यान रखिए। तो 41 का आंसर हमारा बी सही है। ठीक है। इसका क्रम क्या था? 2 1 3 4। सतमाला पहले आएगा, फिर महादेव, फिर कैमूर, फिर रामगढ़। अब क्वेश्चन 42 देखते हैं। महासागरों में विद्यमान लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक लवणता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। दूसरा, सेकंड, हेलोक्लाइन क्षेत्र में गहराई बढ़ने के साथ लवणता तीव्रता से घटती है। तो इनमें से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 42 का हमारा ए सही है। देखिए, विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नियमित रूप से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। परिणाम स्वरूप महासागरों में मिलने वाला ताजा जल उस क्षेत्र में सतही जल की लवणता को कम करने में सहायक है। तो वहाँ पे ताज़ा जल मिलता है तो जो लवणता होती है वो कम हो जाती है। इसलिए विषुवत रेखीय जल में औसत लवणता 35 पीपीटी प्रति 1000 भाग से कम रहती है। ठीक है। तो इक्वेटर में क्या है, जो औसत लवणता है 35 पीपीटी से कम रहती है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता वाले सघन जल से ऊपर स्थित होता है। ठीक है। जो कम लवणता वाला जल है वो ऊपर रहता है, और जिसमें लवणता ज़्यादा होगी वो सघन जल होगा, नीचे रहेगा। लवणता समानता गहराई के साथ बढ़ती है, गहराई के साथ लवणता बढ़ती जाती है। और एक विशिष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है में ये तीव्रता से बढ़ती है। तो हेलोक्लाइन क्षेत्र में तीव्रता से बढ़ती है। यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसकी घनत्व को भी बढ़ा देती है। ठीक है। तो उसका घनत्व भी बढ़ता जाता है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल समानता कम लवणता वाले जल के नीचे अवतलित हो जाता है। ठीक है। नीचे रहेगा उच्च लवणता वाला जल, ज़्यादा सघन होता है तो। ठीक है। कम लवणता वाला ऊपर रहेगा। इसे लवणता का अ, स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है इससे लवणता का, इसलिए कथन दो सही नहीं है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35 पीपीटी है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के गिरने के कारण लवणता कम पाई जाती है। ठीक है। नदियाँ बहुत मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में, तो लवणता कम है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण और ताजे जल के की कम प्राप्ति के कारण अधिक है। तो अरब सागर की लवणता ज़्यादा है। ठीक है। वहाँ पे उच्च वाष्पीकरण भी होता है। तो क्वेश्चन 42 का हमारा ए सही है। देखिए, ये बात, पहला कथन सही था कि अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है, और दूसरा गलत है कि हेलोक्लाइन क्षेत्र में गहराई बढ़ने के साथ लवणता तीव्रता से घटती है, बढ़ती है, घटती नहीं है। अब क्वेश्चन 43 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रायपुर, भोपाल, लखनऊ, जयपुर। तो इनका सही क्रम बताना है, पूर्व से पश्चिम। ठीक है। ईस्ट से वेस्ट। ऑप्शन है 3142, 3124, 1324, 1234। लाइन से लगाना है। देखिए, मैप से लगाने वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो यहाँ तो बहुत इजी पूछा है, राजधानी पूछी है, और भी आ जाती हैं चीज़ें। तो आप इंडिया मैप को हर तरीके से बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है। कहाँ क्या है, जितना अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो सी सही है। देखिए, पहले क्या, पूर्व से ईस्ट से लगाना था, तो जयपुर भारत की राजस्थान राज्य की राजधानी है। जयपुर राजस्थान राज्य में आता है और सबसे बड़ा शहर है। ये 75.8 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है।
तो देखा मैं आपको ये बता दूंगी, भोपाल जो है भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। लखनऊ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है, यूपी की है, ये 80 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। रायपुर जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है, ये 81 डिग्री 63 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं जो इन्होंने हमें कहा था लगाने के लिए पूर्व से, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा क्या आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लखनऊ आएगा यूपी में, फिर भोपाल आएगा मध्य प्रदेश में, फिर जयपुर राजस्थान में, ठीक है। तो ये इस तरीके से लगेंगे, इसलिए 43 का हमारा सी सही है, ठीक है। पहले रायपुर आएगा, फिर लखनऊ आएगा, फिर भोपाल आएगा, फिर जयपुर। अब क्वेश्चन 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेपी प्रकार की जलवायु की एक विशिष्ट विशेषता है। एक, उत्तरी गोलार्ध में केवल महाद्वीपीय जलवायु प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में समुद्री प्रभाव के कारण पूरे वर्ष वर्षा होती है। नीचे देगा कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए 44 का हमारा ए सही है, समशीतोष्ण महाद्वीपीय स्टेपी जलवायु। देखिए स्टेपी शुष्क घास के मैदान होते हैं, ये क्या है, शुष्क घास के मैदान होते हैं स्टेपी। ये उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच इससे जो समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में विकसित होते हैं, ठीक है। जो ध्रुवीय और उष्ण कटिबंधीय के बीच में होता है समशीतोष्ण, वहाँ क्षेत्रों में विकसित होते हैं। समशीतोष्ण क्षेत्रों में भिन्न भिन्न मौसमों में तापमान में व्यापक परिवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ शीत ऋतु अधिक ठंडी और ग्रीष्म ऋतु अधिक उष्ण होती है, मतलब ठंडी में बहुत ठंडी, गर्मी में बहुत गर्म। हालांकि ये पछुआ पवनों के वाली पेटी में स्थित है, किंतु फिर भी इन पर महासागरीय प्रभाव इतना कम होता है कि इस प्रकार के घास के मैदानों में व्यवहारिक रूप से वृक्षों का अभाव होता है, यहाँ वृक्ष नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे महासागरीय प्रभाव कम रहता है। उत्तरी गोलार्ध में घास के मैदान कहीं अधिक व्यापक है तथा उन पर महाद्वीपीय प्रभाव अधिक है, तो कथन एक सही है। देखिए यूरेशिया में इन स्टेपीज कहा जाता है। स्टेपी काला सागर के तट से लेकर पूर्व की ओर रूस के विशाल मैदानों के पास अल्ताई पर्वत तक लगभग 2000 मील से अधिक क्षेत्र में विस्तारित है। तो ये ब्लैक सी से लेकर रूस तक है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में स्टेपी प्रकार की जलवायु पर महासागरीय प्रभाव अधिक होता है। दक्षिणी गोलार्ध पे क्या है, महासागरीय प्रभाव ज़्यादा होता है। इनके तटों पर प्रभावित उष्ण महासागरीय धाराओं के कारण या औसत रूप से 20 इंच से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी दक्षिणी गोलार्ध की ग्रीष्मकालीन माह में सर्वाधिक आर्द्रता होती है। इन महीनों में वार्षिक स्तर पर औसत रूप से 36 इंच वर्षा प्राप्त होती है। 26 इंच वर्षा प्राप्त होती है। 3 महीनों जून जुलाई अगस्त में वर्षा नहीं होती है, ये सूखे की अवधि होती है। समशीतोष्ण घास के मैदान से सटे मरुस्थलीय क्षेत्रों, उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में विशेष रूप से शुष्क मौसम प्रभावी होता है। तो 44 का हमारा ए सही है, पहला सही है कि उत्तरी गोलार्ध में केवल महाद्वीपीय जलवायु प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, सही है। दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में समुद्री प्रभाव के कारण पूरे वर्ष वर्षा होती है, तो पूरे वर्ष वर्षा नहीं होती है, तो वो गलत है। 45 देखते हैं, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के कुल आयतन के 1% से भी कम है। इनमें से कौन से सही है, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 45 का हमारा सी सही है, दोनों ही सही है। देखिए वायुमंडल मुख्यतः गैसों, जलवाष्प, धूल के कणों से निर्मित होता है। वायुमंडल जो होता है वो गैसेस, जलवाष्प, धूल के कण से बनता है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार परिवर्तित होता है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नगण्य हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प है वो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। ओजोन वायुमंडल का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, ठीक है। 10 से 50 किलोमीटर के बीच ओजोन होती है। ये एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है जो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है तथा उन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि ओजोन जो है वो परावैंगनिक किरणों से हमें बचाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, कैंसर वगैरह होता है। निष्क्रिय गैस अन्य पदार्थों के साथ अत्यधिक कम रासायनिक अभिक्रिया करने वाली गैस होती है, ठीक है। तो निष्क्रिय गैस जो होती है वो कम रासायनिक अभिक्रिया करती है। नोबल गैस जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन निष्क्रिय गैसों के उदाहरण हैं। तो आप जैसे सामने देख सकते हैं कि कितनी मतलब
परमानेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर आप देख सकते हैं, इनका परसेंटेज। नाइट्रोजन है जो हम, उसका फॉर्मूला N2 आप देख सकते हैं 78.08% होती है। ऑक्सीजन जो है O2 वो हमारे 20.95% है। आर्गन जो हमारा 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने बोला था 1% से भी कम है, सही बात है। CO2 जो है वो 0.036% है। पूछ लिया जाता है, इनका परसेंटेज ध्यान रखिए तो बेटर है। कार्बन डाइऑक्साइड का ध्यान रखिए, ठीक है। ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का जो इंपॉर्टेंट गैस है। नियॉन जो है वो 0.002% है। हीलियम जो है वो 0.0005% है। क्रिप्टॉन जो है वो 0.001% है। जिनॉन जो है वो 0.00009%। हाइड्रोजन जो है वो, इसको भी याद रखिए, हाइड्रोजन भी इंपॉर्टेंट है, 0.00005% है। ठीक, तो 45 का हमारा दोनों ही सही थे। अब देखते हैं क्वेश्चन 46। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को मोलासेस बेसिन भी कहा जाता है? ए असम, बी पंजाब, सी मिजोरम, डी तमिलनाडु। तो देखिए 46 का सी सही है। मोलासेस महाद्वीपीय और महासागरीय अवसादों से युक्त प्राचीन खंडित चट्टानों के स्थूल समूह है, ठीक है। मतलब जो महाद्वीप और महासागर के जो अवसाद हैं, ठीक है, उनसे प्राचीन खंडित चट्टानों के एक समूह है, ठीक है। प्राचीन जो चट्टान है उनके एक स्थूल समूह है। ये मुख्य रूप से तटीय अवसादों के रूप में पाए जाने वाले बलुआ पत्थर और शैल से बने होते हैं, ठीक है। जो तटीय अवसाद होते हैं उनके रूप में क्या है, बलुआ पत्थर शैल से बने होते हैं। निक्षेपण पर्यावरण से समुद्र तट, लैगून, नदी प्रवाह क्षेत्र और पश्चजल कयाल अनूप शामिल हैं इसमें। मिजोरम को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, तो मिजोरम को बोलते हैं मोलासेस बेसिन। याद रखिए एम से थोड़ा, यह मृद गैर समेकित निक्षेपों से निर्मित है, तो सी सही है। तो 46 का हमारा सी सही है कि मिजोरम को कहा जाता है मोलासेस बेसिन। 47 देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, स्पेन, साइप्रस, जॉर्डन, सीरिया उपयुक्त में से कौन से भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। मेडिटेरियन सी के साथ सीमा साझा करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 3 4 या 1 2 4 बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इसका डी सही है। निम्नलिखित देश भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश करते हैं? स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इसराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ठीक है। इतने सारे देश जो हैं सीमा साझा करते हैं मेडिटेरियन सी से। आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी लिखा है, उसकी 14 कौन कौन से देश है, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो वो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो 47 का हमारा डी सही है, ठीक है। यानी कि स्पेन याद करता है सीमा साझा, साइप्रस करता है, सीरिया करता है, जॉर्डन नहीं करता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें से डी सही था। अब क्वेश्चन 48 देखते हैं। खगोल विज्ञान के संदर्भ में विजिल मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है। ये पृथ्वी की कक्षा में आने वाले क्षुद्र ग्रहों की अग्रिम चेतावनी देता है। इनमें से कौन सा ये? 1 2, 1 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 48 का हमारा ए सही है। विजिल मिशन को पहले लैंग्रेज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक आगामी अंतरिक्ष मौसम मिशन है, ठीक है। इसको पहले लैंग्रेज मिशन बोलते थे। ये जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसका एक आगामी अंतरिक्ष मौसम मिशन है, ठीक है, मौसम से रिलेटेड है। इस मिशन का उद्देश्य हमारे सक्रिय और अप्रत्याशित सूर्य की निगरानी करना है, ठीक है। तो सूर्य की निगरानी करना इसका उद्देश्य है, ताकि पृथ्वी पर स्थित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की रक्षा की जा सके, साथ ही अंतरिक्ष खोजकर्ता को इसके भीषण विस्फोटों से बचाया जा सके, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो मतलब हमारे बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए, ठीक है, अंतरिक्ष खोजकर्ता को इसके जो विस्फोट होते हैं सूर्य में उससे बचाने के लिए ये मिशन हमें पृथ्वी पर आने वाले सौर तूफानों की अग्रिम चेतावनी देगा। तो ये क्या है, जो सौर तूफान आते हैं, सोलर फ्लेयर, उनकी पहले ही जानकारी देगा, सॉरी चेतावनी देगा, ठीक है। यह इन चेतावनियों के माध्यम से कक्षा में कार्यशील उपग्रहों, धरातल पर स्थित बुनियादी ढांचा और वर्तमान और भावी अंतरिक्ष खोजकर्ताओं के संरक्षण हेतु अधिक समय उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो सौर तूफान आते हैं इससे हमारे उपग्रह काफ़ी चीज़ें प्रभावित हो जाती है, बुनियादी ढांचा। तो ये इसकी मतलब उनको समय देगा, ठीक है, बचने के लिए, इनके संरक्षण हेतु हमें अधिक समय देगा। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर परिरक्षित न किए जाने वाले और हमारे सूर्य से उत्पन्न सौर फ्लेयर्स एवं कोरोनल मास इंजेक्शन जैसी अप्रत्याशित सौर घटनाओं के प्रति संवेदनशील स्थितियों में भी संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। विजिल मिशन को 2020 के दशक के मध्य से लॉन्च किया जाएगा और 5वीं लैंग्रेज बिंदु कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। लैंग्रेज बिंदु क्या होता है? अंतरिक्ष में ऐसे स्थान है जहाँ दो पिंड जैसे सूर्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्ष के परिवर्तित क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग
अंतरिक्ष यान द्वारा अपने स्थान पर बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है लैग्रेंज पॉइंट, देखिए क्या होता है कि जहाँ पे दोनों जो पिंड है, जैसे मान लीजिए दोनों जो ग्रह हैं या फिर स्टार्स हैं, कुछ भी आप मान लीजिए, उनके बीच का मतलब एक इनको आप पार्किंग स्पॉट समझ सकते हैं। दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वहाँ पर क्या है, वो स्थिर रहते हैं, ठीक है, उनके बीच का पॉइंट। तो इससे क्या है, उन्हें अपना ईंधन कम लगता है खुद का। क्वेश्चन 48 का हमारा ए सही है, ठीक है, कि ये जो मिशन है ये मतलब क्षुद्र ग्रहों के अग्नि चेतावनी से नहीं, सौर तूफानों के अग्नि चेतावनी से संबंधित है। क्वेश्चन 49 देखते हैं, अर्धचालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये तांबा या एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक विद्युत का संचालन करते हैं। दूसरा, इनकी चालकता और अन्य गुणों को डॉपिंग प्रक्रिया के माध्यम से अशुद्धियों को मिलाकर परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा, इनका उपयोग कमोडिटी इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप बनाने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन से सही है? केवल 1 2, केवल 3, केवल 2 3 या 1 2 3। तो 49 का हमारा सी सही है। देखिए, कोविड संबंधी व्यवधानों के कारण अर्धचालकों सेमीकंडक्टर की आपूर्ति घट गई है, ठीक है, इनकी आपूर्ति घट गई है, परंतु निर्माण मतलब इनकी सप्लाई चेन घट गई, परंतु निर्माण श्रृंखला के पुनः समान होने के बाद आपूर्ति में वृद्धि होने लगी है, ठीक है। अर्धचालकों की आपूर्ति पर अब यूक्रेन संकट के कारण एक बार फिर से खतरा उत्पन्न हो गया। ऐसे दो प्रमुख कच्चे माल नियॉन और पैलेडियम की आपूर्ति बाधित होने के खतरे के कारण हुआ है। देखिए, कोई भी परेशानी आती है तो सप्लाई चेन में दिक्कत होती है। अर्धचालक एक भौतिक उत्पाद है जिसमें समानतः सिलिकॉन होता है। अर्धचालक क्या है? एक भौतिक उत्पाद है जिसमें समानतः क्या होता है? सिलिकॉन होता है। ये कांच जैसे विद्युतरोधी इंसुलेटर से अधिक, लेकिन तांबा या एल्यूमिनियम जैसे शुद्ध चालकों से कम विद्युत का संचालन करता है, ठीक है। तो जो तांबा और एल्यूमिनियम है जैसे शुद्ध चालकों से कम विद्युत का संचालन करता है। हमें क्वेश्चन में ज़्यादा दिया था तो ये यहाँ पे गलत हो गया। इसकी चालकता और अन्य गुणों को अशुद्धियाँ मिलाकर परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें अपमिश्रण डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो चालकता है, गुण है, उनको अशुद्धि मिलाकर चेंज किया जा सकता है। ये प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक अवयव जिसमें ये रखे जाते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने हेतु की जाती है, ठीक है। तो दूसरा सही है। समानता अर्धचालकों में 4 मुख्य उत्पाद शामिल है। मेमोरी चिप डाटा के अस्थायी भंडारण के रूप में कार्य करती है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर उपकरणों के मस्तिष्क सीपीयू से सूचना हस्तांतरित करती है। मेमोरी बाजार का समीकरण जारी है और मेमोरी की कीमतें इतनी अधिक हो गई हैं कि तोशिबा, सैमसंग और एनईसी जैसी कुछ ही दिग्गज कंपनियां बाजार में बने रहने का जोखिम उठा सकती हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है मेमोरी चिप माइक्रो प्रोसेसर बनाने में। ये सेंटर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें कार्य संचालन हेतु मूल कूट निहित होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्षेत्र में इंटेल के वर्चस्व ने लगभग प्रत्येक दूसरी प्रतिस्पर्धी कंपनी को मुख्यधारा के बाजार से बाहर कर दिया। उन्होंने छोटे स्थानों या अलग अलग अनुभागों में रहने के लिए पूरी तरह से विवश कर दिया। यद्यपि उन्नत माइक्रो उपकरण इसका अपवाद है। जो कमोडिटी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इन्हें कभी कभी स्टैंडर्ड चिप भी कहा जाता है। इन्हें नियमित प्रसंस्करण प्रयोजनों हेतु विशाल समूह में उत्पादित किया जाता है। इस अनुभाग में बहुत बड़े एशियाई चिप निर्माताओं का वर्चस्व है। यह अनुभाग अत्यंत निम्न लाभ प्रदान करता है जिसके लिए केवल बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, ठीक है। जटिल सिस्टम ऑन अ चिप जो होता है, सिस्टम ऑन अ चिप अनिवार्य रूप से एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के निर्माण से संबंधित है। इसमें संपूर्ण प्रणाली के बराबर क्षमता होती है। बाजार उपभोक्ता उत्पादों की बढ़ती मांग जो नई सुविधाओं कम कीमतों को संयुक्त करती है के अनुसार कार्य करता है। मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर और कमोडिटी इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए बाजारों के बंद होने के साथ केवल एक एसओसी अनुभाग के साथ ही कई कंपनियों को आकर्षित करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। तो 49 का हमारा सी सही है, केवल मतलब 2 3 ही सही है, पहला सही नहीं है, ठीक है। अधिक नहीं मतलब कम विद्युत का संचालन करते हैं तांबा और एल्यूमिनियम की तुलना में। दूसरा सही है कि इनकी चालकता और अन्य गुणों को डोपिंग प्रक्रिया के माध्यम से शुद्धियों को मिलाकर परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा भी सही है, इनका उपयोग कमोडिटी इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप बनाने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस प्लेट सीमा के साथ भूपर्पटीय या तो नष्ट हो जाती है, निर्मित होती है? अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा, तीसरा रूपांतरण सीमा। इसमें से कौन सा सही है? 1 2 2 3, 1 3 या 1 2 3। 50 का ए सही है। देखिए, विकल्प एक सही है। ये एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भूपर्पटी नष्ट होती है उसे अभिसरण सीमा के रूप में जाना जाता है। मतलब आपस में आमने सामने टकरा रही है, ऐसे समझ लीजिए। तो क्या होता है, वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है उसे प्रविष्ठन क्षेत्र सबडक्शन जोन कहा जाता है, जहाँ पे वो धंसती है।
अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है, जैसे महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच या 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। दूसरा सही है, जहाँ 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा से अलग हटती हैं और नई परपट्टी का निर्माण होता है, उसे अपसारी सीमा के रूप में माना जाता है, मतलब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नई परपट्टी का निर्माण होता है। ये स्थान जहाँ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है प्रसार स्थान स्प्रेडिंग साइट कहलाते हैं। तीसरा सही नहीं है, देखिए ये एक रूपांतरित सीमा वह होती है जहाँ ना तो नई परपट्टी का निर्माण होता है ना ही परपट्टी का विनाश होता है। ठीक है, रूपांतरण सीमा मतलब यहाँ पे ना निर्माण हो रहा है ना विनाश हो रहा है। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है, क्षैतिज दिशा में सरकती हैं। रूपांतरण भ्रष्ट 2 प्लेटों को अलग करने वाले तल है जो समांतर मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थित हो जाते हैं। ठीक है, एक बार बता देती हूँ। देखिए पहला अभिसारी मतलब इसमें क्या होता है, प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं आपस में, ठीक है, इस तरीके से, है ना, आपस में ये इधर उधर चली गई। अपसारी में मतलब क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाती हैं ये, ठीक है, ये तो इसमें नष्ट हो रही है, इसमें बन रही है। और रूपांतरण में क्या होता है, एक दूसरे के क्षैतिज जाती है, मतलब जैसे 2 प्लेटें हैं, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो ना कोई नई बनती है ना कोई मिटती है। तो क्वेश्चन 50 का हमारा ए सही है। ठीक है, अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा में क्या है, या तो बनती है या नष्ट होती है, ठीक है, प्लेट, और रूपांतरण मैंने आपको बताया नहीं होता है, तो केवल ए सही है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।